Hello everyone, welcome to the channel. We already discussed two novel of Jane Austen. मेन आज हम बात करेंगे मेन्सफील्ड पार्क और उससे पहले हम बात कर चुके हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड द सेकंड इज प्राइड एंड प्रेजुडाइज. तो टुडे वी विल डिस्कस मेन्सफील्ड पार्क नोवेल बाय जेन ऑस्टन. Mansfield Park is the third published novel by Jane Austen, first published in 1814 by Thomas Egerton. A second edition was published in 1816 by Thomas Murray. Still within Austen's lifetime, the novel did not receive any public review until 1821. तो उसके लाइफ टाइम में, जेन ऑस्टन के लाइफ टाइम में इसको कोई भी रिव्यू नहीं मिला था पब्लिक से कि ये बहुत अच्छा नॉवल है या बहुत बुरा है या एवरेज है, ऐसा कुछ. द नोवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ फैनी प्राइस स्टार्टिंग व्हेन हर overburdened family sends her at the age of 10 to live in the household of her wealthy aunt and uncle and following her development into early adulthood. तो 10 साल की थी तो इनके पेरेंट्स गरीब थे और काफ़ी बच्चे थे, तो उनमें से 3 भाई बहन थे ये. तो अपने जो अमीर या रिच अंकल और आंट थे उनके पास भेज देते हैं, मतलब उनकी मौसी थी. From early on, critical interpretation has been diverse, differing particularly over the character of the heroine, Austen's view about theatrical performance and the centrality or otherwise of ordination and religion, and on the question of slavery. Some of these problems have been highlighted in the several later adaptation of स्टोरी फॉर स्टेज एंड स्क्रीन. तो इनमें कुछ चेंजेस कर दिए गए थे जब इसको बाद में स्टेज और स्क्रीन के लिए यूज़ किया गया था, जेन ऑस्टन की मैन्सफील्ड पार्क को. तो हम इसकी स्टोरी को बात करते हैं. सबसे पहले इसकी जो प्रोटैगनिस्ट होती है वो फैनी प्राइस होती है. और ये जो चार्ट है इसके थ्रू मैं आपको इसकी समरी समझा देती हूँ. जो फैनी प्राइस होती है वो तो गरीब होते हैं. प्राइस, मिस्टर और मिसेज प्राइस होते हैं, उनके 3 बच्चे होते हैं, विलियम, सुजैन और फैनी. फैनी है, यही प्रोटैगनिस्ट है. और ये जो फैनी प्राइस है इसकी मौसी होती है बर्ट्रैम फैमिली से. सर थॉमस ये इनकी मौसा जी होते हैं और लेडी मारिया ये इनकी मौसी होती है. तो जो इनके पेरेंट्स होते हैं फैनी के, ये इनको अपनी मौसी के पास भेज देते हैं, बर्ट्रैम फैमिली के पास. और वहीं पे एक नोरिस, वो भी इसकी मौसी होती है. 2 सिस्टर्स होती हैं वहाँ पे. और एक होती है जब ये अपनी मौसी के पास वहाँ पे जाती है तो शुरू शुरू में वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाती क्योंकि वो काफ़ी रिच लोग हैं. और इसके कजन जो इनकी मौसा और मौसी के बेटे हैं वो हैं मारिया और जूलिया. 2 इनकी बेटियाँ हैं, टॉम और एडमंड. टॉम है वो बड़ा बेटा है, एडमंड है वो छोटा बेटा है. तो 4 बच्चे हैं उनकी मौसी के. तो ये एडमंड होता है वो ही थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन होता है, फैनी के साथ घुल मिल कर रहता है. बाकी तीनों तो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं और एक तरह से दिखाते रहते हैं कि हमारे बीच में क्लास डिफरेंस है. तो एडमंड के साथ फैनी की फ्रेंडशिप हो जाती है और ये इससे प्यार करने लग जाती है. तो वहीं पे एक और उनके पास में ही मैन्सफील्ड पार्क में एक और फैमिली, 2 रिच क्रोफोर्ड फैमिली होती है. उनके 2 बच्चे आते हैं, हेनरी और मैरी. और ये मैन्सफील्ड पार्क में इनके साथ काफ़ी घुल मिल जाते हैं. जो मारिया, टॉम, जूलिया, एडमंड थे और फैनी वहाँ पे गई हुई थी उनके साथ. तो हेनरी होता है वो मतलब अच्छा लड़का नहीं होता है, इसमें कोई मॉरलिटी नहीं होती है. जो मारिया और जूलिया होती है वो दोनों ही इससे अट्रैक्ट हो जाती हैं हेनरी से. और जो टॉम है इनका बड़ा बेटा है, हेनरी की बहन में मैरी, ये टॉम को इम्प्रेस करने में लगी है क्योंकि इसको लगता है कि जो बर्ट्रम फैमिली है उसकी सारी प्रॉपर्टी टॉम को मिलेगी क्योंकि टॉम बड़ा बेटा है इसलिए. तो ये टॉम पे ज़्यादा डोरे डाल रही होती है कि किसी तरह से मैं टॉम को इम्प्रेस कर दूँ. टॉम भी अच्छा लड़का नहीं होता है, वो भी जुआ खेलता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है. तो बस इसी तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ती रहती है. फैनी उनके साथ रहती है, अपनी मौसी की हेल्प करती है. तो एक दिन सर थॉमस होते हैं वो कहीं पे जाते हैं, इनका दूसरी जगह पे कोई ईस्ट स्टेट का बिजनेस होता है. तो वो बिजनेस संभालने के लिए ये पीछे से एक प्ले करते हैं कि चलो हम एक्टिंग करते हैं और एक प्ले में रोल करते हैं. वो प्ले की स्टोरी होती है वो कुछ अच्छी नहीं होती है. तो एडमंड और फैनी दोनों ही मना कर देते हैं. बाकी ये हेनरी, मैरी, मारिया, टॉम, जूलिया ये सब मिलकर करते रहते हैं कि चलो ठीक है हम एक्टिंग करेंगे, कुछ प्ले है एक्ट करते हैं उसमें. ये दोनों मना कर देते हैं पर लास्ट में इनको मना लेते हैं कि चलो मतलब ना चाहते हुए भी दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं उस एक्टिंग में. तो जब ये उस प्ले की रिहर्सल कर रहे होते हैं तो तभी ये सर थॉमस आ जाते हैं. बाद में ये इनको डांटते हैं कि अच्छा नहीं है, जो भी है बकवास है, बंद करो, ऐसा कुछ प्ले तुम लोगों को नहीं करना है. एक और जो मारिया होती है उसकी मैरिज मतलब इंगेजमेंट डिसाइड होती है रूसवर्थ, मिस्टर रूसवर्थ, जो स्टूपिड भी है और बोरिंग भी है. मारिया को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनकी जो फैमिली है उन्होंने सेट किया है मारिया के साथ. मारिया चाहती है हेनरी के साथ, हेनरी बीच में कहीं चला जाता है मारिया को छोड़कर. मारिया और जूलिया दोनों ही
को ही बीच में छोड़कर चला जाता है। तो बाद में मारिया की शादी इस रूसवर्थ से हो जाती है। फिर ये हनीमून के लिए चले जाती हैं। जूलिया, इसकी बहन भी इनके साथ जाती है और मारिया की शादी हो जाती है रूसवर्थ, मिस्टर रूसवर्थ, जो बोरिंग है। लेकिन बाद में शादी के कुछ टाइम बाद हेनरी फिर से लौट कर आ जाता है और ये मारिया को फिर से इम्प्रेस करने लग जाता है। मारिया एक तरह से जो रूसवर्थ है इसके बीच में मतलब काफ़ी कोजी हो जाती है इसके साथ। बीच में ही ये हेनरी होता है, ये फैनी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मतलब जैसे मारिया से, फिर जूलिया से, फिर फैनी से, ये इसी तरह का लड़का होता है, इसमें कोई मॉरलिटी नहीं होती है। लेकिन फैनी, जब ये फैनी को प्रपोज करता है तो फैनी इसको रिजेक्ट कर देती है। जो इसके मौसा जी होती है उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि ये तो इतनी अच्छे घर का लड़का है, रिश्ता आया है, फिर ये क्यों मना कर रही है। तो ये फैनी को वापस भेज देते हैं अपने गाँव या जो भी विलेज था जहाँ से ये आई थी। और बाद में ये हेनरी फिर से इसको प्रपोज करता है लेकिन ये मना कर देती है। फिर एक दो और भी इसकी फ्रेंड होते हैं, वो बोलते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, अगर वो तुम्हें प्रपोज कर रहा है तो तुम्हें उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो हेनरी है वो मारिया या हेनरी दोनों एक साथ भाग जाते हैं वहाँ से। मतलब ये पहले से मैरिड है, फिर भी मारिया हेनरी के साथ भाग जाती है और इसको घर से निकाल ही देते हैं। हेनरी और मारिया दोनों के साथ बर्ट्रम फैमिली अपना रिश्ता तोड़ लेती हैं। उनकी दूसरी बेटी होती है जूलिया, वो भी एक फ्रेंड होता है टॉम का, येट्स नाम का लड़का, उसके साथ भाग जाती है। लेकिन बाद में ये इसको तो एक तरह से माफ़ कर देते हैं और वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हेनरी की जो सिस्टर होती है मैरी, वो पहले तो बड़ी बेटी जो टॉम है उसके साथ डोरे डाल रही थी उस पर। लेकिन बाद में ये टॉम तो काफ़ी बिगड़ा हुआ सा निकला, तो ये सोचती है कि चलो मैं एडमंड को इम्प्रेस करती हूँ। एक टाइम ऐसा आता है जब टॉम बहुत ही बीमार है। एडमंड होता है वो अट्रैक्टेड होता है मैरी से, वो ऐसा चाहता है कि मेरी शादी मैरी के साथ हो जाए। लेकिन मैरी का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि इसको यहाँ पे इसका कोई फॉर्चून नहीं दिखता। इसको लगता है कि छोटा बेटा है तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में पता चलता है, फैनी जब अपने गांव गई होती है तो इसको न्यूज़ मिलती है कि टॉम की हेल्थ बहुत ख़राब है। मारिया है वो हेनरी के साथ भाग गई है, जूलिया है वो येट्स के साथ भाग गई है। फिर ये वापस लौट कर वहाँ आती है। इसको मैन्सफील्ड पार्क की याद भी बहुत आती है। ये अपनी बहन सुजैन और इसके जो भाई है विलियम, वो भी पहले बीच में मैन्सफील्ड पार्क रहने आ जाता है। तो फिर ये सुजैन के साथ अपनी छोटी बहन के साथ वहाँ पे आती है। एडमंड होता है वो मैरी को इम्प्रेस कर रहा होता है और मैरी बाद में ये मतलब ऐसे करती है कि अच्छा है अगर ये टॉम मर जाए तो जो सारी प्रॉपर्टी है वो एडमंड को मिल जाएगी और अच्छी बात है ये। लेकिन जब इसकी सच्चाई एडमंड को पता चलती है तो ये बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील करता है और मैरी को छोड़ देता है। तो लास्ट में एडमंड और फैनी की शादी हो जाती है। येट्स और जूलिया जो भाग गए थे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हेनरी, मैरी, टॉम, मारिया, इन सबको निकाल दिया जाता है वहाँ से। तो यही इसकी स्टोरी है मैन्सफील्ड पार्क की, मतलब समरी इसकी यही है। तो मैरी एंड एडमंड fall further in love, though as a second son who will not inherit his father's estate, Edmund is not entirely appealing to Mary। तो मैरी उसको पसंद नहीं करती है। हेनरी डिसाइड टू मेक फैनी हिज नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट। ये हमने बात कर ही ली थी कि वो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है लेकिन वो मना कर देता है। लास्ट में यही होता है कि टॉम बर्टम फॉल्स इल, जूलिया इलोप्स, जूलिया भाग जाती है। मारिया हैज़ ए डिजास्टर अफेयर विद हेनरी एंड लीव्स हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को छोड़ देती है और हेनरी के साथ भाग जाती है। एडमंड एंड मैरी and their relationship eventually, Edmund falls in love with Fanny and the two marry। तो एडमंड और फैनी की लास्ट में मैरिज हो जाती है। क्रिटिकल एनालिसिस। इन द नोवेल मैन्सफील्ड पार्क, जेन ऑस्टन communicates very many ideas in a very complicated way but which readers can understand and relate to. The idea include the vices and virtue in society. So the book is more about social awareness. Jane Austen has presented the ideas such as classicism, marriage, upbringing of people, corruption and sexuality all in one piece. Just like in the 19th century, these subjects are still as relevant in the modern society today. The author has just succeeded to expound on all these subjects in a way to clear and direct for the time. Thus the book has had a lot of readership and should continue being read। तो ये मतलब इतने पहले के टाइम 19th सेंचुरी में लिखी गई थी, लेकिन इसमें जो थीम थी, जो मेन आइडिया था क्लास का, जो क्लास का गैप होता है, पैसे का, मैरिज का, अपब्रिंगिंग ऑफ पीपल, करप्शन, सेक्सुअलिटी, वो आज भी रिलेट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।